तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने वुहुन मास्टर को अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक में फंसाकर सीधा 12th एबिस एरिया के अंदर पहुंचा दिया था। वहां जाकर 5 केओस मास्टर की डिवाइन बॉडी आखिरकार पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई और उसके सारे ट्रेजर्स भी वहीं छूट गए। इसी बीच मैक्स को एक बहुत ही रेयर ब्लैक टोकन भी मिलता है जो कि वुहुन मास्टर का ही था। दूसरी तरफ ह्यूमन क्लैन को यकीन हो चुका था कि लुओ फेंग की मेन बॉडी सेक्रीफाइस हो गई है। इसी वजह से मैक्स के टीचर केओस सिटी लॉर्ड और जाइंट एरेना के फाउंडर जूफू उसके सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहां जूफू कहते हैं कि उन्हें 12th एबिस एरिया जाना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि मैक्स का सिल्वर विंग ट्रेजर अब भी वहीं होगा और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इतना शक्तिशाली ट्रेजर किसी एलियन रेस के हाथ में लग जाए। इसलिए दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें डिवाइन क्लैन का पैलेस देखने को मिलता है जहां वुहुन मास्टर की क्लोन बॉडी खड़ी होती है जो उसकी मेन बॉडी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी उसके सामने डिवाइन आई क्लैन का फर्स्ट लॉर्ड अपीयर होता है और वुहुन मास्टर को आवाज देता है। इस पर वुहुन बताती है कि उसकी मेन बॉडी फ्लेम वाटर वोर्टेक्स के नीचे मौजूद 12th एबिस एरिया में डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ये सब एक नए पावरफुल वॉरियर मैक्स की वजह से हुआ। मैक्स उसे ट्रैप करके अपने साथ उस एबिस एरिया के अंदर ले गया था ताकि उन दोनों की मेन बॉडी एक साथ खत्म हो जाए। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था क्योंकि उसने मैक्स की स्ट्रेंथ को काफी कम समझ लिया था। ये सुनकर फर्स्ट लॉर्ड उससे पूछता है कि इस सेक्रीफाइस में उसने कौन कौन से ट्रेजर गवा दिए। वुहुन बताती है कि 12th एबिस एरिया के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसके ज्यादातर ट्रेजर्स वहीं डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। सिर्फ उसका सी ब्लैक टोकन, स्पेसशिप पैलेस और डिवाइन आर्मर ही बचने की उम्मीद है और अगर वहां कुछ और भी सेफ होगा तो वो मैक्स के सिल्वर विंग्स होंगे। इस पर फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि ब्लैक टोकन और ये दो स्पेशल ट्रेजर्स तीनों ही उनके डिवाइन आई क्लैन के ट्रू मास्टर के बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर्स हैं, इसलिए उन्हें हर हाल में उन ट्रेजर्स को वापस हासिल करना होगा। दूसरी तरफ 12th एबिस एरिया में हम देखते हैं कि मैक्स अब भी उस गहरे एबिस के अंदर लगातार नीचे की तरफ खिंचता चला जा रहा था। उसका ब्लड पैलेस और वो ब्लैक टोकन दोनों ही बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे। मैक्स बताता है कि जब से वो इस एबिस एरिया के अंदर एंटर हुआ है तब से वो सिर्फ नीचे ही खींचा चला जा रहा है क्योंकि यहाँ की सकिंग फोर्स हद से ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से वो ब्लैक टोकन के पास भी नहीं पहुंच पा रहा और अगर उसने जरा सा भी मूव करने की कोशिश की तो ये जबरदस्त सकिंग फोर्स उसे तुरंत क्रश कर देगी। अब फिलहाल मैक्स के पास सिर्फ सही मौके का इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी वो पहले से भी ज्यादा स्पीड से नीचे गिरने लगता है। धीरे धीरे उस एबिस का पूरा एनवायरनमेंट बदलने लगता है। ये देखकर बबाता बताती है कि जैसे जैसे इस जगह का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ की सकिंग फोर्स भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे ही मैक्स को मौका मिलता है वो तुरंत अपना गोल्डन बैरियर एक्टिवेट करता है और ब्लैक टोकन को अपने कब्जे में ले लेता है। टोकन हाथ में आते ही वो कहता है कि आखिरकार ब्लैक टोकन मेरे हाथ लग ही गया। उम्मीद है वुहुन ने इस टोकन के सीक्रेट रूम के अंदर अपने सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स छुपा कर रखे होंगे। लेकिन अगले ही पल मैक्स सामने देखता है तो एबिस का एनवायरनमेंट एक बार फिर बदल चुका था। अब वो आग वाले रीजन से सीधा पानी वाले एरिया में पहुंच गया था। उसका ब्लड पैलेस लगातार नीचे पानी के अंदर जा रहा था लेकिन ये कोई आम पानी नहीं था। जैसे ही ब्लड पैलेस उस पानी के कांटेक्ट में आता है वो तुरंत फ्रीज होने लगता है। ये देखकर मैक्स हैरान होकर कहता है ये पानी तो हद से ज्यादा ठंडा है। ये तो पहले वाली फ्रोजन लेक थंडर फायर से भी कहीं ज्यादा कोल्ड है जो मेरे ब्लड पैलेस को पल भर में फ्रीज कर रहा है। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है क्या हमारे मैप में 9th एबिस एरिया को भी डेंजरस जोन के रूप में मार्क किया गया है। इस पर बबाता डेटा चेक करके बताती है कि 9th एबिस एरिया उनके करंट मैप का एक ब्लाइंड स्पॉट है जिसके बारे में किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगले ही पल उस एबिस का एनवायरनमेंट एक बार फिर से बदलने लगता है। अब मैक्स का स्टार टावर कई खतरनाक साइक्लोन जोन्स को पार करता हुआ लगातार नीचे की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर बबाता तुरंत मैक्स को वार्निंग देती है कि उनके सामने बहुत बड़े स्टॉर्म बेल्ट्स मौजूद हैं
उनका विंड प्रेशर इतना जबरदस्त है कि वो एक यूनिवर्स मॉन्स्टर को भी आसानी से तबाह कर सकता है। ये सुनकर मैक्स अपने ब्लड पैलेस को संभालते हुए उन स्टॉर्म जोन से बचकर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो 2 स्टॉर्म बेल्ट्स के करीब पहुंचता है, वो तुरंत अपना गोल्डन बैरियर एक्टिवेट करके ब्लड पैलेस को पूरी तरह कवर कर देता है, ताकि उनके पास आते ही उसे किसी भी डेंजर का तुरंत पता चल सके। मैक्स बताता है कि जितना एरिया उनकी नज़र में आ रहा है, उसका लगभग पूरा हिस्सा गोल्डन बैरियर स्कैन कर रहा है, लेकिन जो जगह उस बैरियर की रेंज से बाहर है उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से उन्हें हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। तभी मैक्स की नज़र उन स्टॉर्म बेल्ट्स के बीच मौजूद 3 काले दरवाजों जैसी चीज़ों पर पड़ती है। बिना देर किए वो अपने पैलेस के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि स्टॉर्म का विंड प्रेशर बेहद ज़्यादा था, फिर भी स्टार टावर उस फोर्स को आसानी से झेल लेता है और मैक्स वहां तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो कोई दरवाज़ा नहीं बल्कि डिवाइन आर्मर का एक हिस्सा है। जैसे ही मैक्स उस मेटल पीस को बबाता को देता है, वो उसका वेट महसूस करके हैरान रह जाती है। बबाता कहती है कि लगता है ये फायर केओस मास्टर के डिवाइन आर्मर का ही एक फ्रेगमेंट है। जब उसका डिवाइन आर्मर इस एबिस के अंदर डिस्ट्रॉय हुआ था, तब उसके सारे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए होंगे। ये सोचकर बबाता कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। ये वुहुन का सेकेंड मोस्ट पावरफुल ट्रेजर था और अब ये टूटकर हर तरफ बिखरा हुआ है। इस पर मैक्स उसे तसल्ली देते हुए कहता है, जब हमें इसका पहला पार्ट मिल गया है तो बाकी के पीसेस भी जरूर मिल जाएंगे। इतना कहकर जैसे ही मैक्स सामने देखता है, उसे वहां डिवाइन आर्मर के और भी कई फ्रेगमेंट्स बिखरे हुए नजर आते हैं। अब मैक्स अपने क्लोन्स की मदद से डिवाइन आर्मर के बिखरे हुए टुकड़ों को एक एक करके जमा करना शुरू कर देता है। उसी वक्त दूसरी तरफ वुहुन मास्टर को अचानक कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो कहती है, फर्स्ट लॉर्ड, मेरे ब्लैक टोकन और डिवाइन आर्मर के कुछ पार्ट्स का कनेक्शन मुझसे टूट चुका है। इधर मैक्स सोचता है कि जब डिवाइन आर्मर के सारे फ्रेगमेंट्स इसी जगह बिखरे पड़े हैं तो वो किसी भी कीमत पर इस ट्रेजर को एलियंस के हाथ नहीं लगने देगा। इसलिए उसे हर हाल में पूरा डिवाइन आर्मर इकट्ठा करना ही होगा। दूसरी तरफ वुहुन मास्टर फिर कहती है, मुझे महसूस हो रहा है कि किसी ने मेरा ट्रेजर हासिल कर लिया है और अब वो उसका नया ओनर बन चुका है। ये सुनकर फर्स्ट लॉर्ड समझ जाता है कि कोई पावरफुल वॉरियर उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका है। वो कहता है, हमारी ये ट्रिप किसी भी हालत में फेल नहीं होनी चाहिए। इस दौरान मैक्स के क्लोन्स लगातार हर तरफ से डिवाइन आर्मर के फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करते रहते हैं और धीरे धीरे उनके पास टुकड़ों का बड़ा ढेर जमा हो जाता है। ये देखकर मैक्स कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस आर्मर के इतने ज़्यादा पीसेस होंगे। इतने सारे फ्रेगमेंट मिलने के बाद भी मैंने इसका एक कंप्लीट आर्मर पार्ट तक असेंबल नहीं कर पा रहा। तभी कुछ वॉरियर्स उस एबिस एरिया के अंदर एंटर करते हुए नजर आते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि डिवाइन आई क्लैन के मेंबर्स थे। उन्हीं के साथ डिवाइन आई क्लैन का थर्ड लॉर्ड भी वहां अपीयर होता है। आते ही वो गुस्से में कहता है, जिस किसी ने भी हमारे डिवाइन आई क्लैन के ट्रेजर पर हाथ डालने की हिम्मत की है, आज उसकी मौत तय है। इसी वक्त दूसरी तरफ जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर भी अपनी सुप्रीम एक्स के साथ उस एबिस एरिया तक पहुंच चुके थे। वहां आते ही वो कहते हैं, डिवाइन आई क्लैन, सबसे पहले हिसाब तुमसे ही शुरू होगा। इतना कहकर वो भी बिना रुके उस एबिस के अंदर उतर जाते हैं। इधर मैक्स के पास डिवाइन आर्मर के काफी सारे फ्रेगमेंट्स जमा हो चुके थे। अब वो उन सभी पीसेस को जोड़कर आर्मर को असेंबल करने की कोशिश करता है। काफी देर की मेहनत के बाद बबाता खुशी से कहती है कि इतने लंबे वक्त तक फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आखिरकार हम एक आर्मर का शेप देने में कामयाब हो गए। मैक्स जब उस आर्मर को ध्यान से देखता है तो वो अभी सिर्फ आधा ही कंप्लीट हुआ था, लेकिन अपने इस इनकम्प्लीट फॉर्म में भी वो बेहद शानदार और पावरफुल लग रहा था। उसका अपीयरेंस देखकर मैक्स काफी इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद बबाता आर्मर की बारीकी से जांच करती है। इंस्पेक्शन के दौरान उसे आर्मर के अंदर छुपा हुआ एक एंशिएंट मैसेज मिलता है। वो मैक्स को बताती है कि इस डिवाइन आर्मर का असली नाम क्रेजी डीमन आर्मर है।
इस आर्मर के पास फिजिकल और सोल दोनों तरह के अटैक से बचने की एबिलिटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लोज कॉम्बैट के लिए इसमें पावरफुल क्लॉज दिए गए हैं, जबकि लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए इसके हर स्केल पीस को अलग से वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो जरूरत पड़ते ही तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन इस आर्मर की सबसे बड़ी कमी भी इसी मैसेज में लिखी थी। बबाता बताती है कि जैसे ही कोई इस आर्मर को समन करता है, वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है और बिल्कुल पागलों की तरह सिर्फ लड़ने के बारे में सोचता है। हो सकता है आर्मर पहनने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाए और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बचे, बस लड़ना है और लगातार लड़ते रहना है। ये बात सुनकर मैक्स को वो सारे सीन्स याद आ जाते हैं जहां वो बिल्कुल दीवानों की तरह बिना रुके फाइट करता रहा था। फिर वो कहता है, अगर ऐसा है तो ये आर्मर सच में बहुत डेंजरस है। किसी भी इंटेंस बैटल में सबसे ज़रूरी चीज़ अपना दिमाग शांत रखना होता है, लेकिन ये आर्मर तो मुझे ही क्रेजी बना देगा। हाँ, इसके क्लोज कॉम्बैट और लॉन्ग रेंज अटैक वाले फीचर्स काफ़ी कमाल के हैं और सबसे बड़ी बात, इसका डिफेंस सिस्टम भी हद से ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि इस पूरे आर्मर को असेंबल करने के लिए टोटल कितने पीसेस की ज़रूरत पड़ी? जवाब सुनकर मैक्स हैरान रह जाता है। बबाता बताती है कि क्रेजी डीमन आर्मर को पूरी तरह बनाने के लिए लगभग 9 मिलियन फ्रेगमेंट्स की जरूरत पड़ी थी। इसी दौरान दूसरी तरफ जाइंट एक्स एरेना के फाउंडर भी उस एबिस एरिया के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ डिवाइन क्लैन के पैलेस में वुहुन मास्टर महसूस करती है कि उसका डिवाइन आर्मर से कनेक्शन लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो कहती है, जो थोड़ा बहुत कनेक्शन अब तक बचा हुआ था वो भी अब बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है। इसकी वजह ये थी कि इधर मैक्स धीरे धीरे क्रेजी डीमन आर्मर को पूरी तरह असेंबल करने के और करीब पहुंच चुका था। इसी बीच डिवाइन आई क्लैन का थर्ड लॉर्ड भी एबिस एरिया के अंदर लगातार आगे बढ़ रहा था। वो अपने वॉरियर्स को फिर से हुक्म देता है, चाहे कुछ भी हो, डिवाइन आई क्लैन का डिवाइन आर्मर और सिल्वर विंग ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। इधर मैक्स अब भी साइक्लोन वाले रीजन में ही था और उसका आर्मर लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका था। तब बबाता बताती है, आर्मर को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 पीसेस की कमी है, लेकिन मैं चाहकर भी उन दोनों फ्रेगमेंट्स की लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रही। ये सुनकर मैक्स कहता है, हम इस एबिस के अंदर काफी दिन बिता चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही कोई टॉप पावर हाउस भी ट्रेजर हंट के लिए यहाँ पहुँचने वाला है। अगर मैंने इस आर्मर को उससे पहले कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ एक और बड़ी बैटल होना तय है। तभी अचानक मैक्स के टोकन पर एक मैसेज रिसीव होता है। वो तुरंत टोकन निकालकर खुशी से उसका रिस्पॉन्स देता है। दूसरी तरफ स्टार टावर मास्टर उससे पूछते हैं, मैक्स तुम इस वक्त कहाँ हो? मैक्स थोड़ा निराश होकर जवाब देता है, मैं अभी 9th एबिस एरिया के अंदर फंसा हुआ हूँ। ये सुनकर स्टार टावर मास्टर कहते हैं, तुम अकेले इस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे, तुरंत अपने कोऑर्डिनेट्स मुझे भेजो। ये बात जानकर मैक्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि स्टार टावर मास्टर खुद उसे बचाने के लिए आ रहे हैं। अगले ही पल स्टार टावर मास्टर मैक्स के सामने अपीयर हो जाते हैं। मैक्स तुरंत उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। अपने मन में मैक्स सोचता है, मास्टर ने एक बार कहा था कि वो अपने डिसिपल को बिना अपनी जान की परवाह किए हमेशा गाइड करेंगे। सिचुएशन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो कभी अपने डिसिपल का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार वो खुद मुझे बचाने यहाँ आ जाएंगे। ये सोचकर मैक्स और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। इसी दौरान वो आर्मर के बचे हुए 2 फ्रेगमेंट्स को ढूंढने की कोशिश भी जारी रखता है। साथ ही वो मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले स्टार टावर मास्टर मेरे साथ काफी स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन अब वो खुलकर मेरी तरफ खड़े हैं। लेकिन तभी अचानक मैक्स को एक बेहद पावरफुल ऑरा महसूस होता है। वो तुरंत कहता है, ये फोर्स हमारे बहुत करीब है, लेकिन मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को सेंस नहीं कर पा रहा। ये सुनकर स्टार टावर मास्टर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अब तुम अपने मास्टर की असली पावर देखना। इतना कहकर वो अपनी एनर्जी पूरे एरिया में फैला देते हैं और एक खास टेक्निक तैयार करने लगते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन मेथड है जो उन्हें सीधा एक दूसरे स्पेस में टेलीपोर्ट कर देगी।
अगले ही पल हम देखते हैं कि मैक्स अपने ब्लड पैलेस के साथ नाइन्थ एबिस के आइस प्लेन एरिया में पहुंच चुका होता है। बाहर निकलते ही वो अपने क्लॉ अटैक का इस्तेमाल करके जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है और कहता है वही पावरफुल एनर्जी इसी जगह से आ रही है और अब उसकी प्रेजेंस पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रही है। अब मैक्स उस एनर्जी की एग्जैक्ट लोकेशन को भी सेंस कर लेता है। उसके बाद वो अपने क्लॉ अटैक की मदद से उस एनर्जी सोर्स को बाहर खींच लेता है। तब पता चलता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि क्रेजी डीमन आर्मर के आखिरी 2 फ्रेगमेंट्स थे। आखिरकार आर्मर के सारे पीसेस इकट्ठा हो जाते हैं और क्रेजी डीमन आर्मर पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। ये देखकर मैक्स के सारे कंपेनियंस बेहद खुश हो जाते हैं। तभी स्टार टावर मास्टर भी वहां आ पहुंचते हैं। आर्मर को देखते ही वो कहते हैं क्रेजी डीमन आर्मर अपने नाम की वजह से काफी मशहूर है, लेकिन अब इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये काफी डैमेज हो गया है। तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे रिपेयर कर दूंगा। इतना कहकर वो आर्मर को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद स्टार टावर मास्टर मैक्स से कहते हैं इन 3 ग्रेट डेंजरस लैंड्स के अंदर कई हिडन लोकेशंस छुपी हुई है। हो सकता है उन जगहों पर तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्लूज मिल जाए, इसलिए जाकर उन्हें एक्सप्लोर करो। शायद इस जर्नी के दौरान तुम्हें कुछ नया जानने को मिले। फिर मैक्स अपने मास्टर के साथ टेलीपोर्ट होकर नाइन्थ एबिस के आउटर एरिया में पहुंच जाता है। वहां उसकी नज़र पैलेस की दीवारों पर बनी कई पेंटिंग्स और कार्विंग्स पर पड़ती है, जिनमें स्पेसशिप लॉन्चिंग के सीन्स दिखाए गए थे। उन्हें देखते ही मैक्स समझ जाता है कि ये सब स्पेस बोट से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब था कि स्पेस बोट का कनेक्शन एंशिएंट सिविलाइजेशन से था। उन कार्विंग्स और पेंटिंग्स को देखकर मैक्स पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग कितने ज़्यादा एडवांस रहे होंगे, जो इतने विशाल और सोफिस्टिकेटेड स्पेसशिप्स बना सकते थे। फिर वो कहता है ये एंशिएंट सिविलाइजेशन आज की ओरिजिनल यूनिवर्स की किसी भी पावरफुल फोर्स से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस पर स्टार टावर मास्टर जवाब देते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है। अब वो स्पेस बोट भी टूट चुकी है और आज वो यूनिवर्स की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बन गई है। ऐसा लगता है कि ये सिविलाइजेशन कई रीइंकार्नेशंस पहले ही बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गई। मैक्स अब भी उन प्राचीन कार्विंग्स और पेंटिंग्स को बड़े ध्यान से देख रहा था। हर एक तस्वीर उसके लिए किसी नए राज की तरह थी और एंशिएंट सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी देखकर वो अंदर ही अंदर हैरान रह गया। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।